हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हो चुके हैं, ठीक है। 10 और बचे हुए हैं, तो 10 के लिए जो है आपके 5 वीडियोज़ प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो 5 वीडियो और इसके बाद ये सीरीज जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि घुमा फिरा के जो है इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर और विद्युत चुंबकीय तरंगे। हालांकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में कुछ भी ऐसा डिस्कस करने लायक नहीं है कि जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस हो, ठीक है। पूरी तरीके से वो थ्योरी है और परिभाषा याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको भी फिर हाल डिस्कस किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है ट्रांसफार्मर को देखिए। बहुत ही जो है बेसिक ट्रांसफार्मर से हर साल क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। या तो ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन पूछा गया है, या फिर ट्रांसफार्मर पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्षमता वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, धारा पूछी गई है, ठीक है। तो कैसे इसको जो है आप इसी एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो है ट्रांसफार्मर हमारा एक होता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है? वैरी करता है, यानी बदल देता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदल देता है, ठीक है। या तो कम कर देगा या फिर ज़्यादा कर देगा। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के आधार पर इसको जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, और एक होता उच्चाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। उच्चाई ट्रांसफार्मर। अब दोनों का क्या काम है, इसको ध्यान से देखिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन का मतलब ये वोल्टेज को घटाता है, ठीक है। अगर आप 220 वोल्ट दे रहे हैं तो 220 को ये क्या करेगा? 220 से कम में कर देगा, या 220 से जो है 12 वोल्ट कर सकता है, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, जितना भी आप चाहते हैं वो क्या करेगा। अगर आप वोल्टेज कम करना चाहते हैं तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, और अगर आप वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ये ज़्यादातर ये वाला जो है आप लोग देखे भी होंगे, ये ट्रांसफार्मर जो आपके गांव में, घरों में, गांव में जो है चौराहे पर लगा मिलेगा, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। कैसे पता कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है? कैसे आप पता करेंगे स्टेप डाउन है कि स्टेप अप है? तो बेसिकली जो है सबसे पहले जो है गाँव में फेमस विद्युत लाइन है, जिसे आप लोग बोलते हैं 11,000 वोल्ट, ठीक है। 11,000 वोल्ट की लाइन है, यानी जिसमें जो है कटिया उटिया बहुत कम ही लोग फंसाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें कटिया नहीं फंसाई जाती, ठीक है। 11,000 वोल्टेज की लाइन जो है सप्लाई होती है, और एक ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ से जो लाइट निकलती है, फिर कनेक्शन यहाँ से लिए जाते हैं। कनेक्शन जो है घरों के यहाँ से होती है, इसमें से नहीं। इसमें से करोगे तो सब कुछ धुआं हो जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन जो है इस ट्रांसफार्मर के बाद जो वोल्टेज निकलती है, वहाँ से ये इसको क्या करेगा? 220 में कन्वर्ट, ये क्या करेगा? इसको जो है 220 में जो है कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो 11,000 को किया कन्वर्ट किस में? 220 में। तो यानी वोल्टेज हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, यानी ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट किया। तो यानी इससे क्लियर हुआ कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो इसका बेसिकली यूज़ जो है आपको फैक्ट्रियों में देखने को मिलेगा, ठीक है। बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रियां हैं या उद्योग हैं, जो भी है इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं, वहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। लेकिन जो है नॉर्मली जो है जो हम लोग दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं वो है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है।
वर्किंग सबका एक ही, वर्किंग जो है अपचाई का जैसे है वैसे ही उपचाई का है, यानी और वैसे ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर की वर्किंग समझिए, उसी में सब आपको समझ में आ जाएगा। बस फर्क इतना है कि प्राथमिक और द्वितीयक दो टाइप की कुंडली होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो प्राथमिक और द्वितीयक दो टाइप की जो है ऐसे कुंडली होती है। बस फेरों की संख्या का फर्क होता है। फेरों की संख्या अगर हम बराबर रख देंगे तो ना तो वोल्टेज को घटाएगा ना तो बढ़ाएगा, ठीक है। अगर फेरों की संख्या कम ज़्यादा करेंगे तो वोल्टेज को क्या करेगा, कम ज़्यादा करेगा, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो ये अगर हमारा इनपुट है, ठीक है, अगर ये हमारा इनपुट है तो इसमें फेरों की संख्या को हम कम कर देंगे प्राथमिक कुंडली में, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, तो हमें ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगा। अगर इसमें आप फेरों की संख्या कम ज़्यादा करेंगे, इसमें कम करेंगे, तो आपका स्टेप डाउन बन जाएगा, ठीक है। बस यही फ़र्क है। बाकी ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है सेम यही वर्किंग इनकी भी है, बस फेरों की संख्या का खेल है। तो चलिए इसको समझते हैं काफ़ी डिटेल में। प्रकार आपको समझ में आ गया। अब इसके सिद्धांत देखिए, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। अरे ये स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, हेडमास्टर नहीं, ठीक है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। इसके सिद्धांत की अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए ये जो है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके बेसिस पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए देखिए ये कार्य कैसे करता है, ठीक है। इसमें बेसिकली इस तरीके से जो है दो कुंडलियां होती हैं, ठीक है, जिसमें हम इनपुट लगाते हैं। जिस कुंडली में जो है धारा को जो है वोल्टेज लगाया जाता है उसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, जिसे एनपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारी है प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, ठीक है। और दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ जो होता है जिससे हमें आउटपुट मिलती है, ठीक है, यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है, ये होती है द्वितीयक कुंडली। ये जो दिख रही है ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली, ठीक है। इतनी बात क्लियर? इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक कुंडली, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली ये देखिए, जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जब हम प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने के कारण इस कुंडली में एक चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और अगर हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो यही धारा के मान में परिवर्तन करने से इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। भाई जो धारा प्रवाहित करने की वजह से कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, वो अगर धारा के मान को हम बदलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बदल जाएगा। तो और चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होने से इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ई से, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और ये प्राथमिक कुंडली है तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, ई पी। क्या लिखेंगे, ई पी, ठीक है। और ये होता किसके मान के बराबर है, चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना है, डी फाई बी बाई डी टी, ठीक है। ये एक फेरों से संबंधित, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, एन हो, कितनी लिखी, एन पी। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एन पी हो तो ई पी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एन पी डी फाई बी बाई डी टी। समीकरण नंबर 1, ठीक है। प्राथमिक कुंडली में
जो भी चुंबकीय फ्लक्स है या जो भी चुंबकीय क्षेत्र है वही चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी कुंडली से भी होकर गुजरेंगी, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? लगातार कंटिन्यूअस एक क्लोज यानी बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो भी यहाँ पे उत्पन्न हो रही है वही चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी? दूसरी कुंडली से भी होकर जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो और जब यही चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से भी होकर गुजरेंगी तो जितना परिवर्तन इसमें होगा उतना ही परिवर्तन इसमें भी होगा। ठीक है, और इसमें फेरों की संख्या अलग है। इसमें फेरों की संख्या NP थी, इसमें फेरों की संख्या कितनी है? NS5। तो इसमें कुल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा? ठीक है, ये पहले कुंडली की बात हो गई। अब दूसरे कुंडली की हम बात कर रहे हैं। तो दूसरे कुंडली में कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? NS d∅b/dt, d∅b/dt। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन की वजह से इसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान किसके बराबर होगा? जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ES। ठीक है, तो ES = -NS d∅b/dt। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब चुपचाप कुछ न करिए, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर तो देखिए भाई क्या निकल कर आता है। कमेंट करिए क्या आएगा आंसर। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर। ठीक है, तो 1 में 2 से भाग कर दिए। समीकरण 1 है क्या? EP = -NP d∅b/dt। ठीक है, इतनी बात क्लियर। समीकरण 2 ES = -NS d∅b/dt। समीकरण नंबर 2 ये रहा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, आया क्या? EP/ES = NP/NS। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, क्लियर। ये इतनी चीज निकल के आ गई। यही जो है आपका क्या है? मेन फार्मूला है। अब इसी को देखिए, इसी को कई रूपों में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हमें वोल्टेज में दिया हुआ रिलेशन तो वोल्टेज में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, धारा में रिलेशन दिया तो धारा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी इस पर क्वेश्चन जो है दक्षता से पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होगी, या दक्षता दे देती है तो निर्गत शक्ति पूछ लेता है, या निवेशित ऊर्जा पूछ लेता है। कई सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली जो मेन है उसको समझिए ध्यान से, इससे क्वेश्चन कैसे घुमाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ तक हर बच्चे कर ले जाते हैं और हर लोग यही सोचते हैं अरे हम तो यही एक फार्मूला पढ़े थे, ये दक्षता कहाँ से आ गया। तो देखिए यहीं से सारी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, और कैसे कन्वर्ट करना बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप स्किप करेंगे या सेशन आप छोड़ेंगे तो फिर आपका लॉस होगा, ये चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, किताब में लिखा, हम ये नहीं कह रहे किताब में लिखा है, नहीं है, किताब में लिखा है, लेकिन आप पढ़ कर समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, जब तक आपको समझाया नहीं जाएगा। किताबें में तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए ध्यान से देखिए। आप लोग बीच बीच में कमेंट करके बताते रहिए सब कुछ सही चल रहा, वॉइस क्लियर जा रही है कि नहीं जा रही है, कहीं कोई दिक्कत किसी को आ रही है या कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट करते रहिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि ट्रांसफार्मर में जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्राथमिक वोल्टेज में, प्राथमिक कुंडली में दिया हुआ वोल्टेज कितना हो? BP हो। यदि प्राथमिक कुंडली में लगाया गया वोल्टेज BP हो,
तो ज़रा एक सेकेंड रुकिए, शायद सुधीर सर कुकर गैस पे कुकर चढ़ा के कहीं चले गए हैं, काफ़ी सीटी दे रही कुकर। चलिए ठीक, बीपी हो तो ठीक है, और प्राथमिक कुंडली में ऊर्जा ह्रास को अगर हम नगण्य मान लें, ठीक है, और प्राथमिक कुंडली में होने वाले ऊर्जा ह्रास को नगण्य मान ले तो नगण्य मानने पर ईपी बराबर बीपी, ईपी बराबर बीपी, ठीक है, ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीपी, क्योंकि भाई जितना उसका विद्युत वाहक बल है उसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो वोल्टेज दे रहे हैं, अगर कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, वोल्टेज में अगर कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, तो जितना भी वोल्टेज दे रहे हैं उसी वोल्टेज के बराबर विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से और यही जो विद्युत वाहक बल है, ठीक है, क्योंकि इसी के बराबर विद्युत वाहक बल दूसरी भी कुंडली में उत्पन्न हो रहा, तो दूसरी कुंडली में जितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसके बराबर वो निर्गत वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। और बी एस इक्वल टू ई एस, ठीक है। तो अब वैल्यू रख लीजिए भाई, यही है मेन फार्मूला, ई पी बटे ई एस इक्वल टू ई पी, पी की जगह बी पी, ठीक है, एस की जगह वी एस इक्वल टू क्या निकल के आया है, एन पी बटे एन एस, ठीक है। देखिए ये दूसरा फार्मूला बन गया, ठीक है, वोल्टेज और फेरों की संख्या में संबंध। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, ट्रांसफार्मर में जो लोहे की क्रोड होती है वो कौन से लोहे की बनी होती है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, वो नर्म लोहे की क्रोड होती है। कैसे, नर्म लोहे की क्रोड होती है, ठीक है। नर्म लोहे की क्रोड क्यों होती है, क्योंकि नर्म लोहे की क्रोड का काम यह है कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं क्रिएट होती हैं, नर्म लोहे की क्रोड इसको अपने अंदर केंद्रित कर लेती है और इसमें भंवर धाराएं भी बहुत कम उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और जब भंवर धारा नहीं उत्पन्न होती है तो ट्रांसफार्मर के हीट होने का चांसेस भी कम होता है। हालांकि एकदम से भंवर धाराएं खत्म नहीं होती हैं, ठीक है। इसी वजह से आप कहीं पर भी देखिए ट्रांसफार्मर लगा हो, आपका कोई भी डिवाइस हो जिसमें ट्रांसफार्मर लगा हो, तो वो जो है क्या करता है, हल्का फुल्का हीट करता है, ठीक है। ये आपके मोबाइल के चार्जर हो गए, ठीक है, तो मोबाइल के चार्जर भी आपके हल्के फुल्के हीट करते हैं। अगर जो चार्जर आपका हीट नहीं करता है, आप उसको लगाइए और उसको टच करिए, अगर वो आपका चार्जर हीट नहीं कर रहा है तो उसमें जो नर्म लोहे की क्रोड है वो उसके अंदर जितनी भी भंवर धाराएं उत्पन्न हो रहे हैं उन सबको समाप्त कर देता है, यानी भंवर धारा उत्पन्न नहीं होने देता। अगर भंवर धाराएं उत्पन्न होगी तो चार्जर हीट करेगा, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है वो हीट करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। इतनी बात समझ में आ गई, यस या नो कमेंट करें। हाँ, अब देखिए, यदि ट्रांसफार्मर की क्षमता, ठीक है, प्राथमिक कुंडली की क्षमता P हो, ठीक है, PS सॉरी प्राथमिक ना, हाँ PP, और दूसरी कुंडली यानी सेकेंडरी कुंडली की क्षमता PS हो तो, या क्षमता या शक्ति की बात करें, ठीक है, देखिए, हाँ एक आइडियल वाला केस होता है, ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर क्या हो जाएगी, निर्गत कुंडली की शक्ति, यानी निवेशित शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, निवेशित शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, ठीक है। निवेशित शक्ति, निवेशित कितना, प्राथमिक कुंडली यानी कि
पी पी इजकल टू कितना हो जाएगा पी एस, ठीक है। और शक्ति बराबर होता क्या है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर का है, विद्युत प्रत्यावर्ती धारा का है। पी इक्वल टू क्या होता है वी आई। तो प्राथमिक कुंडली है, तो प्राथमिक कुंडली में अप्लाई किया हुआ वोल्टेज कितना बीपी, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न धारा कितनी आईपी। पीएस दूसरे कुंडली की बात कर रहा है बीएस आईएस, ठीक है। तो आई को उधर भेज दो, बी को इधर ले आओ, तो बीपी बटे वीएस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। बीपी बटे बीएस, बीएस को इधर लाओगे तो नीचे भाग में आ जाएगा, आईपी को उधर भेजोगे आईएस बटे आईपी, ठीक है। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। कितना आया बीपी बटे बीएस इक्वल टू आईएस बटे आईपी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसी रिलेशन को यहाँ पे उठा के रख दीजिए। यहाँ पे क्या है बीपी बटे बीएस इक्वल टू कितना है एनपी बटे एनएस, ठीक है। तो बीपी बटे बीएस की जगह हम क्या लिख सकते हैं आईएस बटे आईपी, आईएस बटे आईपी इक्वल टू एनपी बटे एनएस, ठीक है। ये देखिए एक नया फार्मूला। अगर आपको प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न धारा है, दूसरी कुंडली में उत्पन्न धारा, कोई भी एक धारा दी हो, दूसरी कुंडली की धारा पूछे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वोल्टेज पूछे तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो क्षमता की बात करता है या दक्षता कभी कभी पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होगी, तो सिंपल सा फार्मूला है ट्रांसफार्मर के दक्षता का भी, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया, यस या नो, जल्दी बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता इसकी दक्षता को ईटा से लिखते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा बराबर होता है निर्गत ऊर्जा, ठीक है, बटे निवेशित ऊर्जा। निर्गत ऊर्जा बटे निवेशित ऊर्जा अगुणे 100, ठीक है। या इसी को दूसरा फार्मूले से लिखते हैं निर्गत शक्ति निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति, ठीक है। निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति। तो कभी कभी क्वेश्चन में जो है आपसे दक्षता पूछ लेता है, दे देता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है 90% है, और अगर निर्गत शक्ति 10 वाट है, 10 वाट है, तो निवेशित शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल फार्मूले में रखिए और कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें। चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे है क्या चीज़ ध्यान से देखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है एक तरीके से आपका बिल्कुल उसमें कुछ खास है नहीं, सब कुछ थ्योरी है, ठीक है। 4-5 पॉइंट हमने आपको बताए भी थे, लिखवाए भी थे जब आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे, ठीक है। शायद आप लोगों ने अच्छे से नोट भी किया होगा। अगर नोट किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं नोट किए होंगे तो आज नोट कर लीजिएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे बेसिकली होती क्या हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं, एक हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र और एक होता है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो अगर ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र ये है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, कोई भी ले लो, चुंबकीय क्षेत्र यानी जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, और इसके लंबवत एक दूसरा है, ठीक है, क्योंकि भाई यह एक्स वाई जेड ये तीनों एक्सिस है हमारे, एक्स वाई जेड,
इस पर हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और इनके मान में अगर हम परिवर्तन करते हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होने के कारण वातावरण में क्या करते हैं, एक विक्षोभ क्रिएट करते हैं, एक विक्षोभ या डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जब हम कोई परिवर्तन करते हैं या एकाएक परिवर्तन करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से लंबवत होने के कारण इनके लंबवत वातावरण में एक विक्षोभ या डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके कुछ गुण है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। जो पहले भी देख चुके हैं वो भी इस वीडियो को फिर से दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बताया है, ठीक है। तो एक लिंक ये, और एक लिंक और हम प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए, ठीक है। तो पतले लेंस के लिए आपको प्रूफ करना है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। ये चीज़ आपको प्रूफ करना। ये चीज़ प्रूफ करने से पहले आपको किसी भी गोलीय लेंस के लिए, ठीक है, किसी भी गोलीय पृष्ठ के लिए, ठीक है, गोलीय पृष्ठ वाला आपको आना चाहिए। ये अच्छे से क्लियर होगा तब आप इसको अच्छे से प्रूफ कर पाएंगे, अदरवाइज इसके प्रूफ में आपको कठिनाई होगी या समस्या होगी अगर हम इसको बिना बताए इसको प्रूफ करेंगे तो, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप लोग इसको जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, इसको जो है आप लोग वीडियो को देख लीजिए। जितने भी लोग वीडियो देखें एक बार दोबारा से देख लीजिए, जिससे ये चीज़ें जो है आपकी रिवाइज हो जाए और इसको समझाने में दिक्कत ना आए, ठीक है, इसको आप आसानी से समझ सकें। तो गोलीय पृष्ठ का लिंक हम दे रहे हैं, उसको जो है आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये था n/v - 1/u = n-1/1/r1 -r, ठीक है, ये था, ठीक है। तो गोलीय पृष्ठ के लिए कुछ इसी प्रकार का जो है फार्मूला था, इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि हमने सही लिखा है या फिर कहीं गड़बड़ी है, कि ये चीज़ पहले होना चाहिए या देख लेना, ठीक है। एक सेकंड मैं ही चेक कर लेता हूँ, कभी कभी हो जाता है यार, थोड़ा सा छोटा सा कन्फ्यूजन आ जाता है कभी कभी। भी तो दिख नहीं रहा, किधर गया फार्मूला, अरे भाई दिख जाओ यार, सही लिखा हुआ, ठीक है, फार्मूला सही लिखा हुआ, तो कन्फ्यूजन दूर हो गया, फार्मूला सही है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, गोलीय पृष्ठ वाला देख लेंगे और वैद्युत चुंबकीय, ये दोनों लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दिए जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, आप लोग इसको जो है आराम से देख लीजिए घर पर बैठ के, और उसके बाद कल इसको हम डिस्कस करते हैं पतले लेंस के लिए, ठीक है, क्लियर। किसी को कोई डाउट या कोई संशय हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।